नमस्कार। आप सभी कोविड-19 टीकाकरण के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 16 जनवरी 2021 को कोविड का टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और 16 जनवरी 2022 कोविड टीकाकरण को 1 साल पूरे हो चुके हैं। आपके मन में कोविड के रिलेटेड कोविड टीकाकरण के संबंधित बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे आपके मन में जिज्ञासा होगी कि किस प्रकार कोविड टीकाकरण में कैसे हम टीका लगाएं, कैसे बूस्टर डोज लगाएं, प्रिकॉशन डोज कैसे लगाएं, 15 से 17 साल वाले बच्चों को किस प्रकार टीकाकरण करें। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। आज हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों को जवाब देने के लिए और हम जवाब देंगे। आप सवाल पूछिए और हम जवाब देंगे। मैं कोविड-19 टीकाकरण के लिए कहां पंजीकरण कर सकती हूं? आप www.cowin.gov.in लिंक का उपयोग करके कोविन पोर्टल खोल सकते हैं और कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए रजिस्टर और साइन इन टैब पर क्लिक करें। उसके बाद के चरणों का पालन कर आप टीकाकरण में पंजीयन करा सकते हैं। क्या कोई मोबाइल ऐप है जिसे टीकाकरण के लिए पंजीकरण करने के लिए स्थापित करने की आवश्यकता है? हाँ, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप को छोड़कर भारत में टीकाकरण के लिए पंजीकरण के लिए कोई अधिकृत मोबाइल ऐप नहीं है। आपको कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर लॉगिन करना होगा। वैकल्पिक रूप से आप आरोग्य सेतु ऐप या उमंग ऐप के माध्यम से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। कौन से आयु वर्ग कोविन पोर्टल पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लाभार्थी जन्म वर्ष 2007 या उससे पहले टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। क्या कोविड-19 टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है? नहीं, टीकाकरण केंद्र प्रतिदिन सीमित संख्या में ऑन स्पॉट पंजीकरण स्लॉट प्रदान करते हैं। लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या टीकाकरण केंद्रों में वॉक इन कर सकते हैं, जहां टीकाकरण टीम के कर्मचारी लाभार्थी को पंजीकृत कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सभी लाभार्थियों को एक परेशानी मुक्त टीकाकरण अनुभव के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करने और टीकाकरण को अग्रिम रूप से निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है। कोविन पोर्टल में एक मोबाइल नंबर के माध्यम से कितने लोगों को पंजीकृत किया जा सकता है? एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके 4 लोगों तक टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर या इंटरनेट तक पहुंच के बिना लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? लाभार्थी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए दोस्तों या परिवार की मदद ले सकते हैं। क्या मैं आधार कार्ड के बिना टीकाकरण के लिए पंजीकरण करा सकती हूँ? हाँ, यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, जन्म वर्ष 2004 या उससे पहले, तो आप निम्नलिखित में से जैसे आप देख रहे हैं आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र, यूडीआई के में फोटो के साथ राशन कार्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आपकी आयु 15 से 17 वर्ष की है, जन्म वर्ष 2005, 2006 या 2007 है, तो आप निम्नलिखित में से किसी भी आईडी प्रमाण का उपयोग करके कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक है, विशिष्ट विकलांग पहचान प्रमाण पत्र है, फोटो के साथ राशन कार्ड का उपयोग, या छात्र है तो छात्र का फोटो पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। क्या कोई पंजीकरण शुल्क देना होगा? नहीं, कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा आपको। क्या दूसरी खुराक या एहतियाती खुराक के लिए दोबारा पंजीकरण कराना जरूरी है? नहीं, कोविन पर लाभार्थी खाता बनाने के लिए केवल एक बार पंजीकरण की आवश्यकता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑनलाइन या ऑन साइट दोनों तरह से बुक किए जा सकते हैं और उसी खाते से टीकाकरण का लाभ उठाया जा सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि एक लाभार्थी को केवल एक बार पंजीकरण करना चाहिए ताकि उचित रिकॉर्ड बनाए रखा जा सके। यह भी अनुशंसा की जाती है कि भविष्य में समस्याओं से बचने के लिए पंजीकरण एक सक्रिय मोबाइल नंबर के माध्यम से किया जाना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सेवा प्रदान करने वाले विभिन्न टीकाकरण केंद्रों के लिए टीकाकरण सत्र की समय सारणी जिला प्रशासकों और टीकाकरण स्थल प्रबंधकों द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाती है। कोविन लाभार्थी की पात्रता के अधीन कभी भी और कहीं भी
टीकाकरण सेवाएं प्रदान करता है। सभी प्रकाशित टीकाकरण सत्र कोविन सिस्टम पर लाभार्थियों को उनकी पसंद और सुविधा के अनुसार टीकाकरण सेवाओं के लिए ऑनलाइन नियुक्ति प्राप्त करने के लिए दृश्यमान होता है। मैं निकटतम टीका केंद्र कैसे ढूंढ सकती हूँ? आप कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु या उमंग में अपने स्थान के निकटतम टीकाकरण केंद्र के लिए मानचित्र, पिन कोड या राज्य और जिले का चयन करके कोविन पोर्टल के होम पेज पर ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोविन पर टीकाकरण कार्यक्रम के संबंध में क्या जानकारी उपलब्ध है? जब आप टीकाकरण केंद्रों की खोज करते हैं तो विभिन्न तिथियों पर प्रत्येक टीकाकरण केंद्र के लिए प्रकाशित केंद्रों और सत्रों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। सत्र में उपलब्ध टीकाकरण स्लॉट की संख्या भी स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। प्रकाशित टीकाकरण सत्रों में क्या जानकारी उपलब्ध है? टीकाकरण सत्र के लिए आप देखेंगे टीकाकरण केंद्र का नाम, टीकाकरण केंद्र का पता, टीकाकरण सत्र की तिथि, वैक्सीन का प्रकार, आयु वर्ग, चाहे सेवाएं मुफ्त है या सशुल्क है, भुगतान किया गया है प्रति खुराक की जानकारी, वैक्सीन खुराक संख्या, उक्त सभी जानकारी आपको शेड्यूल के साथ स्लॉट दिखाता है। बुकिंग के लिए भी स्लॉट की संख्या उपलब्ध रहता है। यह बहुत अधिक जानकारी प्रतीत होती है। मैं अपनी पसंद के अनुसार सत्रों को कैसे शॉर्टलिस्ट कर सकती हूँ? वांछित वैक्सीन अर्थात पात्रता के अनुसार के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार टीकाकरण केंद्र सत्र का पता लगाने के लिए विभिन्न फिल्टर और ब्राउजिंग विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। यदि मेरी पसंदीदा तिथि पर मेरे पसंदीदा टीकाकरण केंद्र में स्लॉट उपलब्ध नहीं है तो क्या करें? अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र में टीकाकरण के लिए समय निर्धारण के लिए स्लॉट उपलब्ध न होने की स्थिति में आप अपने पसंदीदा केंद्र के लिए आसपास के अन्य केंद्रों में या किसी अन्य तिथियों पर समय निर्धारण का प्रयास कर सकते हैं। पोर्टल आपको अपने पिन कोड और जिले का उपयोग करके टीकाकरण केंद्रों को खोजने की सुविधा प्रदान करता है। यदि टीकाकरण अनुसूची खाली है या मेरी सुविधा या पात्रता की तिथियों के लिए बहुत कम सत्रों की सूची है तो क्या करें? हाँ, यह संभव है कि आपके स्थान के आसपास की किसी भी संस्था ने अभी तक अपना टीकाकरण कार्यक्रम प्रकाशित नहीं किया हो। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक आपके स्थान के पास टीकाकरण सुविधाएं कोविन प्लेटफॉर्म पर शामिल नहीं हो जाती, सक्रिय हो जाती है और अपनी सेवाएं शुरू कर देती है। टीकाकरण कार्यक्रम जिला प्रशासकों, सरकारी टीकाकरण केंद्रों के लिए और साइट प्रबंधकों, निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए द्वारा समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रबंधकों को नागरिकों को स्लॉट की पर्याप्त अग्रिम दृश्यता प्रदान करने के लिए लंबी अनुसूची प्रकाशित करने की सलाह दी जाती है। आपको कुछ समय से अधिक के लिए फिर से जांच करनी होगी। टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रकाशित किए जाते हैं? हर दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात 8 बजे कोविन पर टीकाकरण सत्र प्रकाशित किए जाते हैं। क्या मैं बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण करवा सकती हूँ? टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट या तो ऑनलाइन या ऑन साइट मोड में लिया जा सकता है। नियुक्ति के बाद ही टीकाकरण दर्ज किया जाता है। क्या मैं टीकाकरण के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हूँ? हाँ, आप अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से साइन इन करने के बाद कोविन पोर्टल, cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से टीकाकरण के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हैं। क्या मैं प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में दिए जा रहे टीके की जांच कर सकती हूँ? हाँ, टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय सिस्टम टीकाकरण केंद्र के नाम के साथ उस वैक्सीन का नाम दिखाएगा जिसे प्रकाशित किया जाएगा। टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते समय मैं कौन से टीके चुन सकती हूँ? यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक, जन्म वर्ष 2004 या इससे पहले है तो आप कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक बी चुन सकते हैं। यदि आप 15 वर्ष से 18 वर्ष के हैं, जिनका जन्म वर्ष 2005, 2006 या 2007 है, तो वर्तमान में आप केवल कोवैक्सीन के लिए पात्र हैं और सिस्टम आपको टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते समय केवल कोवैक्सीन को सीवीसी प्रसारित करते हुए दिखाएगा। मैं ऑनलाइन स्लॉट कैसे बुक करूं? एक बार अपॉइंटमेंट सफलतापूर्वक हो जाने के बाद सिस्टम पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक SMS पुष्टिकरण भेजता है
और अपॉइंटमेंट स्लिप भी बनाता है और प्रदर्शित भी करता है। साथ ही डैशबोर्ड पर शेड्यूल टैब रीशेड्यूल में बदल जाता है और अपॉइंटमेंट विवरण प्रदर्शित होते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूल किए जाने के बाद रद्दीकरण के लिए एक टैब भी प्रदर्शित होता है। आप रद्द भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्या मैं अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकती हूँ? हाँ, अपॉइंटमेंट स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट निर्धारित होने के बाद अपॉइंटमेंट स्लिप डाउनलोड की जा सकती है। यदि मैं नियुक्ति की तारीख को टीकाकरण के लिए नहीं जा सकती तो क्या होगा? क्या मैं अपनी नियुक्ति को पुनर्निर्धारित कर सकती हूँ? हाँ, जब आपने नियुक्ति के लिए ले लिया है कि टीकाकरण ये लगाना है, किसी भी समय पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। यदि आप नियुक्ति की तिथि पर टीकाकरण के लिए जाने में सक्षम नहीं है तो आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल टैब पर क्लिक करके नियुक्ति को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। क्या मेरे पास नियुक्ति रद्द करने का विकल्प है? हाँ, आप पहले से निर्धारित अपॉइंटमेंट रद्द कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट को पुनर्निर्धारित भी कर सकते हैं और अपनी सुविधा के लिए कोई अन्य तिथि या समय स्लॉट चुन सकते हैं। मुझे टीकाकरण की तारीख और समय की पुष्टि कहाँ मिलेगी? एक बार अपॉइंटमेंट निर्धारित हो जाने पर आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक एसएमएस में टीकाकरण केंद्र, नियुक्ति के लिए चुने गए दिनांक और समय स्लॉट का विवरण प्राप्त होगा। आप अपॉइंटमेंट स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी ले सकते हैं या अपने स्मार्टफोन पर रख सकते हैं। एसएमएस टेक्स्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा। पहली खुराक के लिए उपलब्ध स्लॉट कैसे देखें? आप अपने खाते में साइन इन करने के बाद स्लॉट खोज सकते हैं। जब आप पहली, दूसरी या एहतियाती खुराक जो प्रिकॉशन डोज बोलते हैं अपनी पात्रता के आधार पर साइन इन करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें बटन दिखाई देगा। कृपया ध्यान दें कि यदि आप जिस खाते से साइन इन हैं उस खाते से कोविन में कोई भी खुराक दर्ज नहीं की गई है तो डैशबोर्ड पर केवल पहली खुराक शेड्यूलिंग का विकल्प दिखाई देता है। ऐसे मामले में जब आप अनुसूची बटन पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम आपको सभी टीकाकरण केंद्रों पर सभी टीकों के लिए प्रकाशित सभी सत्र दिखाएगा जिसके लिए आप पात्र हैं। 15 से 17 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन के लिए पात्र हैं, इसलिए स्लॉट केवल कोवैक्सीन के लिए दिखाई देगा, दूसरों के लिए नहीं। सभी वैक्सीन सत्र दिखाई जाते हैं। आप नंबर पर क्लिक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अपने पसंदीदा टीकाकरण सत्र के लिए स्लॉट का और उसके बाद के चरणों का पालन करके आप जैसे दूसरी खुराक लेना चाहते हैं तो उसका समय भी निर्धारित कर सकते हैं। क्या टीकाकरण की दूसरी खुराक लेना आवश्यक है? हाँ, यह अनुशंसा की जाती है कि टीकाकरण के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए टीके की दोनों खुराकें ली जानी चाहिए। दोनों खुराक एक ही प्रकार के टीके की होनी चाहिए। मुझे टीकाकरण की दूसरी खुराक कब लेनी चाहिए? यह अनुशंसा की जाती है कि पहली खुराक के बाद 28 दिनों से 42 दिनों के अंतराल में कोवैक्सीन की दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। कोविशील्ड की दूसरी खुराक पहली खुराक के 84 दिनों के से 112 दिनों के अंतराल में दी जानी चाहिए। पहली खुराक के बाद 21 दिनों से 90 दिनों के अंतराल में उस स्पुतनिक बी की दूसरी खुराक दी जानी चाहिए। क्या मेरी दूसरी खुराक की नियुक्ति कोविन सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित की जाएगी? नहीं, आपको दूसरी खुराक के लिए टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। कोविन सिस्टम आपको एक टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करेगा जहां एक ही वैक्सीन को पहली खुराक के टीके कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक बी के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें? यदि आपकी पहली खुराक पहले से ही सिस्टम में दर्ज है तो आप दूसरी खुराक के लिए पात्र हैं। सिस्टम तब दूसरी खुराक के लिए आपको डैशबोर्ड पर शेड्यूल बटन दिखाएगा। जब आप अनुसूची बटन पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम होगा आपको केवल उसी टीके के साथ टीकाकरण सत्र दिखाए जाएं जैसा आपने पहली खुराक के लिए लिया है। साथ ही केवल वे सत्र जो पहली और दूसरी खुराक के बीच की न्यूनतम अवधि के बाद प्रकाशित होते हैं यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने 1 अप्रैल 2021 को पहली खुराक के लिए कोवैक्सीन लिया है तो 28 अप्रैल 2021 के बाद के तारीखों के लिए कोवैक्सीन के लिए दूसरी खुराक के लिए प्रकाशित स्लॉट प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच न्यूनतम 28 दिनों के बीच अंतराल होता है। एक बार जब आप अपनी पसंद के सत्र का पता लगा लेते हैं तो नंबर पर क्लिक करके स्लॉट आवंटित आप कर सकते हैं। मैंने मौके पर पंजीकरण के माध्यम से कोविड टीकाकरण की पहली खुराक ली है। जब मैंने दूसरी खुराक ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की तो उसने मुझे पहली खुराक के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए कहा। क्या करें?
कृपया सुनिश्चित करें कि आपने उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करके साइन इन किया है जिसके माध्यम से आपने पहली खुराक के लिए पंजीकरण किया है। ऐसी स्थिति में आपका पहला खुराक रिकॉर्ड आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देगा और आप दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एहतियाती खुराक के लिए कौन पात्र है? प्रिकॉशन डोज आपका लाभार्थी प्रकार जैसे SCW, FLW और सिटीजन अब आपके डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है। सिस्टम आपकी पात्रता की जांच करता है और यदि आप पात्र हैं कोविन में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर तो आपकी पात्रता की स्थिति और प्रिकॉशन डोज के लिए नियत तारीख भी आपके डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होती है। एहतियाती खुराक कब लेनी चाहिए? प्रिकॉशन डोज की दूसरी खुराक, प्रिकॉशन डोज जो है दूसरी खुराक के कम से कम 9 महीने, जो हम एहतियाती खुराक बोल रहे हैं इसको आप प्रिकॉशन डोज भी बोलते हैं, दूसरी खुराक के कम से कम 9 महीने या 39 सप्ताह के बाद लेनी चाहिए। सहरुग्णता वाले या जो कोमोर्बिडिटी वाले बीमारी वाले हैं, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक चिकित्सकीय सलाह के बाद एहतियाती खुराक जो है ले सकते हैं। यदि मैं एहतियाती खुराक के लिए पात्र हूँ तो मुझे कौन सा टीका लगवाना चाहिए? केवल वही वैक्सीन जो आपको पहली और दूसरी खुराक के लिए दी गई है। एहतियाती खुराक के लिए दी जाने वाली वैक्सीन में यदि आपको जैसे पहले कोविशील्ड लगा है तो आपको कोविशील्ड लगेगी और आपको कोवैक्सीन मिली है तो आपको कोवैक्सीन की एहतियाती खुराक मिलेगी। स्पुतनिक भी है या जिकोव डी है तो दोनों में से जो है आपको जो भी लगा है उसका वो एहतियाती खुराक होगा। वर्तमान में हमारे पास जो स्पुतनिक और जिकोव डी जो है वो उपलब्ध नहीं है। मुझे एहतियाती खुराक कहाँ मिल सकती है? आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी सरकारी या निजी टीकाकरण केंद्र में प्रिकॉशन डोज प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता के अधीन है। क्या मुझे एहतियाती खुराक के लिए नए पंजीकरण की आवश्यकता है? एहतियाती खुराक के लिए किसी नए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पूरी तरह से टीका लगाया गया है अर्थात 2 खुराक आपने प्राप्त किए हैं और पहले से ही कोविन पर पंजीकृत हैं तो प्रिकॉशन डोज को उसी कोविन खाते के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। वास्तव में प्रिकॉशन डोज केवल उन्हीं लाभार्थियों के लिए दर्ज की जा सकती है जिनके लिए दोनों खुराक रिकॉर्ड सिस्टम में उपलब्ध है। मैं अपनी एहतियाती खुराक कैसे बुक कर सकती हूँ? आप टीकाकरण स्लॉट की उपलब्धता के आधार पर टीकाकरण केंद्र पर ऑनलाइन नियुक्ति या ऑन साइट वॉकिंग अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपनी एहतियाती खुराक बुक कर सकते हैं। यदि आप एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं तो इसकी नियत तारीख आपके कोविन अकाउंट में दिखाई देगी और आप अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में भी सक्षम हो सकते हैं। जब आप शेड्यूल एहतियाती खुराक बटन पर क्लिक करते हैं तो टीकाकरण अनुसूची में केवल एहतियाती खुराक के लिए उपलब्ध स्लॉट ही प्रदर्शित होंगे। शेड्यूल कर केवल उस तारीख को या उसके बाद की तारीखों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा जिस तारीख को आप पात्र हो जाते हैं। आप नो पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। स्लॉट और उसके बाद के चरणों का भी आपको पालन करना होगा। मैं 60 वर्ष का हूँ और एक या अधिक सहरुग्णता की स्थिति है। क्या एहतियाती खुराक लेते समय मुझे इसका कोई प्रमाण पत्र या डॉक्टर के सलाह प्रमाण जमा करने की आवश्यकता है? नहीं, जो प्रिकॉशन डोज लेते समय आपको कोमोर्बिडिटी या डॉक्टर की सलाह प्रमाण पत्र कोई दस्तावेज प्रमाण लेने की या जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हालांकि यह सलाह दी जाती है कि एहतियाती खुराक चिकित्सकीय सलाह के बाद ही ली जानी चाहिए। मैं हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर हूँ। पूरी तरह से टीका लगाया गया है और दूसरी खुराक के बाद भी 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे कोविन अकाउंट पर एहतियाती खुराक क्यों नहीं दिख रही है? ऐसे में क्या करें? यह उस स्थिति में हो सकता है यदि आपको कोविन पर हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में टैग नहीं किया गया है। कृपया लाभार्थी के प्रकार की हमको जांच करनी होगी। आपको कोविन पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार नागरिक श्रेणी से आपकी खुराक प्राप्त हुई होगी। निर्धारित समय अंतराल के बाद एहतियाती खुराक लेने से पहले आपको अपने आप को उपयुक्त श्रेणी में टैग करने के लिए रोजगार प्रमाण पत्र के साथ किसी भी सरकारी सीबीसी के पास जाने की आवश्यकता है। यह टैगिंग सुविधा केवल सरकारी सीबीसी में ऑनलाइन ऑन साइट मोड में उपलब्ध है। मैं हेल्थ केयर वर्कर, HCW, फ्रंटलाइन वर्कर
FLW हूँ, लेकिन नागरिक श्रेणी से पहले टीके की खुराक ली गई है। क्या एहतियाती खुराक लेने के लिए HCW, FLW की टैगिंग जरूरी है? हाँ, यदि आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, लेकिन कोविन पर सिटीजन के रूप में आप टैग किए गए हैं और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो HCW, FLW के रूप में टैग करना बहुत जरूरी है। एहतियाती खुराक पाने के लिए ये आवश्यकता है और आवश्यक भी है। यदि आपकी आयु 60 प्लस है तो आप नागरिक श्रेणी में एहतियाती खुराक लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं। हालांकि यह सुझाव दिया जाता है कि आपको सही टैगिंग के लिए जाना चाहिए। अगर मैं एहतियाती खुराक के लिए पात्र हूँ लेकिन उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने में असमर्थ हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा तब हो सकता है जब आपने 2 खुराक ली हो, लेकिन जिस खाते में आपने साइन इन किया है आपका टीकाकरण रिकॉर्ड केवल 1 खुराक के लिए उपलब्ध है। ऐसे मामले में चूंकि सिस्टम के पास पहले से ही दोनों खुराक का रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए शेड्यूल एहतियात खुराक का टैब सक्रिय नहीं है। इसके अलावा यदि आप एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं लेकिन किसी भी कारण से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने में असमर्थ हैं, तो आपको ऑन साइट वॉक इन अपॉइंटमेंट के माध्यम से प्रिकॉशन डोज लेने के लिए टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि आपके पास अलग अलग खातों के लिए गए 2 खुराक के प्रमाण पत्र हो सकते हैं तो कोविन रिकॉर्ड आपकी दोनों वैक्सीन खुराक नहीं दिखाते हैं तो वैक्सीनेटर भी आपकी मदद कर सकता है। यह सुविधा विकास के अधीन है और जल्द ही जारी किए जाएंगे। यह सुविधा पोर्टल में आ चुका है। आप दोनों खुराक को मर्ज कर सकते हैं। क्या सभी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण निःशुल्क है? नहीं, वर्तमान में सरकारी टीकाकरणों में टीकाकरण निःशुल्क है। निजी अस्पतालों में, निजी सुविधाओं में टीकाकरण की कीमत कोविशील्ड के लिए 780 रुपये, कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपये और स्पुतनिक बी के लिए 1145 रुपये निर्धारित है। क्या मैं टीके की कीमत जान सकता हूँ? हाँ, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय सिस्टम टीकाकरण केंद्र के नाम के नीचे टीके की कीमत दिखाता है। क्या मैं टीका चुन सकती हूँ? अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते समय सिस्टम प्रत्येक टीकाकरण केंद्र में दिए जा रहे टीके को दिखाएगा। लाभार्थी अपनी पसंद के टीके के अनुसार टीकाकरण केंद्र चुन सकता है। 15 से 17 वर्ष के आयु के लाभार्थी 2005, 2006 और 2007 में जन्मे केवल कोवैक्सीन के लिए पात्र हैं। दूसरी खुराक के टीकाकरण के समय मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टीकाकरण केंद्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि यदि किसी लाभार्थी को दूसरी खुराक का टीका लगाया जा रहा है तो उन्हें यह पुष्टि करनी चाहिए कि पहली खुराक का टीकाकरण उसी वैक्सीन के साथ किया गया था जैसे कि दूसरी खुराक के समय किया जा रहा था और पहली खुराक दी गई थी। कोवैक्सीन के लिए 28 दिन पहले, कोविशील्ड के लिए 84 दिन पहले और स्पुतनिक बी के लिए 21 दिन पहले। आपको वैक्सीन के प्रकार और पहली खुराक के टीकाकरण की तारीख के बारे में सही जानकारी वैक्सीनेटर के साथ साझा करनी चाहिए। आपको पहली खुराक के बाद जारी किया गया अपना टीका प्रमाण पत्र साथ रखना चाहिए। क्या मैं दूसरे राज्य जिले में दूसरी खुराक या एहतियाती खुराक के साथ टीका लगवा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, आप किसी भी राज्य जिले में टीका लगवा सकते हैं। केवल प्रतिबंध यह है कि आप केवल उन्हीं केंद्रों पर टीका लगवा सकेंगे जो वही टीका दे रहे हैं जो आपको आपकी पहली खुराक पर दिया गया था। एहतियाती खुराक टीकाकरण के समय मुझे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टीकाकरण केंद्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि यदि किसी लाभार्थी को एहतियाती खुराक के साथ टीका लगाया जा रहा है तो उन्हें यह पुष्टि करनी चाहिए कि टीकाकरण की पिछली खुराक उसी वैक्सीन के साथ थी जो एहतियाती खुराक के समय दी जा रही थी और दूसरी खुराक दी गई थी। 39 सप्ताह से अधिक समय पहले आपको टीके के प्रकार और दूसरी खुराक के टीकाकरण की तारीख के बारे में सही जानकारी वैक्सीनेटर के साथ साझा करनी चाहिए। आपको दूसरी खुराक के बाद जारी किया गया अपना टीका प्रमाण पत्र साथ रखना चाहिए। टीकाकरण के लिए मुझे अपने साथ कौन से दस्तावेज ले जाने चाहिए? आपको कोविन पोर्टल पर पंजीकरण के समय आपके द्वारा निर्दिष्ट अपना पहचान प्रमाण पत्र और अपनी नियुक्ति पर्ची का एक प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट और अपने पिछले टीकाकरण प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो ले जाना चाहिए। कोविन पर स्व पंजीकरण पोर्टल के खाता विवरण पृष्ठ पर 4 अंकीय गुप्त कोड क्या है? टीकाकरण के समय आपसे 4 अंकों का
जो OTP जो गुप्त कोड मांगा जा सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही लाभार्थी को वैक्सीन की खुराक मिले और कोई दुरुपयोग न हो। अपॉइंटमेंट में सीक्रेट जो अपॉइंटमेंट स्लिप होता है, इसमें सीक्रेट कोड भी छपा होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा टीकाकरण विवरण सिस्टम में सही ढंग से दर्ज किया गया है? टीकाकरण की सफल रिकॉर्डिंग पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पुष्टिकरण SMS भेजा जाता है। साथ ही प्रसारित खुराक के विवरण के साथ आपका टीकाकरण प्रमाण पत्र भी तैयार किया जाता है। आपको टीकाकरण प्रमाण पत्र में दर्ज विवरण की जांच करनी चाहिए। यदि आपको पुष्टिकरण SMS प्राप्त नहीं होता है तो आपको तुरंत टीकाकरण दल या केंद्र प्रभारी से संपर्क करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मेरा टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? टीकाकरण विवरण सिस्टम में सही ढंग से दर्ज कि मुझे टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? सरकार द्वारा जारी किया गया एक कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट CVC लाभार्थी को टीकाकरण इस्तेमाल के लिए किए गए टीके के प्रकार पर एक आश्वासन प्रदान करता है और प्रमाण पत्र अगले टीकाकरण के कारण भी प्रदान करता है। यह लाभार्थी के लिए किसी भी संस्था को साबित करने का एक प्रमाण पत्र भी है, जिसे विशेष रूप से यात्रा के मामले में टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। टीकाकरण न केवल व्यक्तियों को बीमारी से बचाता है बल्कि उनके वायरस फैलने के जोखिम को भी कम करता है। इसलिए भविष्य में कुछ प्रकार की सामाजिक बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। इस संदर्भ में कोविन द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्रमाण पत्र की वास्तविकता की गारंटी की सुरक्षा की विशेषताओं को निर्माण किया गया है, जिसे कोविन पोर्टल में प्रदान की गई अनुमोदित उपयोगिताओं को उपयोग करके डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा सकता है। वेरिफिकेशन cowin.gov.in पर जाकर और QR कोड को स्कैन करके सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जा सकता है। टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार है? टीकाकरण केंद्र आपके प्रमाण पत्र को तैयार करने और टीकाकरण के दिन ही टीकाकरण के बाद एक मुद्रित प्रति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कृपया केंद्र में प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर जोर दें। निजी अस्पतालों के लिए प्रमाण पत्र की एक मुद्रित प्रति प्रदान करने का निःशुल्क या शुल्क टीकाकरण के लिए सेवा शुल्क में शामिल भी सम्मिलित है। मैं टीकाकरण प्रमाण पत्र कहां से डाउनलोड कर सकती हूँ? बहुत ही सिंपल है। आप सरल चरण में कोविन पोर्टल पर आरोग्य सेतु ऐप पर या डिजी लॉकर के माध्यम से टीकाकरण प्रमाण पत्र को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पंजीकरण के समय उपयोग किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग करके भी आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। क्या आप केवल कोविन वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं और अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र एक दिन में सीमित संख्या में प्राप्त करने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं? नहीं, कोविन पोर्टल में सामान्य रूप से लॉगिन करने और प्रमाण पत्र पहुंचने की संख्या में कोई सीमा नहीं है। हालांकि अगर कोई असंख्य कोशिश करता है तो सिस्टम ऐसे मामलों को बग के रूप में मानता है। यदि कोई अनजाने में गलत OTP दर्ज करता है तो 180 सेकंड की प्रतीक्षा अवधि किसी अन्य OTP का अनुरोध करने से पहले रखी जानी चाहिए। एक बार कोशिश करने के बाद क्या आपको फिर से प्रयास करने के लिए निश्चित समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है? दूसरे शब्दों में, क्या आप इसे हर घंटे में केवल एक बार ही कर सकते हैं? नहीं, यदि आपने 3 बार गलत OTP दिया है तो सिस्टम उसी इंस्टेंट से लॉगिन करने की अनुमति नहीं देगा। फिर से लॉगिन करने के लिए वह एक नया उदाहरण बनाने के लिए ब्राउजर को रिफ्रेश करें और अपने मोबाइल नंबर और नए OTP के साथ लॉगिन करना होगा। मैं डिजी लॉकर से कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य श्रेणी के तहत डिजी लॉकर में टीकाकरण प्रमाण पत्र पा सकते हैं। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और सर्टिफिकेट एक्सेस करने के लिए बेनिफिशियरी रेस्पॉन्स ID का उपयोग करके आप कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र पेश किया है, जो विदेश यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करता है। प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण है कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने के लिए टीकाकरण की सभी खुराक प्राप्त कर ली है। यह प्रमाण पत्र आपको बिना किसी क्वारंटाइन या कोविड-19 के परीक्षण के झंझट से देशों में प्रवेश करने देता है। क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकती हूँ? कोई भी व्यक्ति जिसने टीकाकरण की सभी खुराक प्राप्त कर ली है, वह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र के साथ सभी देशों की यात्रा कर सकती हूँ? विभिन्न देशों में प्रवेश की आवश्यकताएं अलग अलग है। आप इस प्रमाण पत्र के साथ कुछ देशों में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि आपको अन्य देशों में कई प्रकार के परीक्षा परिणाम प्रदान करने पड़ सकते हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र के लिए कहाँ आवेदन कर सकती हूँ? आप www.cowin.gov.in पर जा सकते हैं और रजिस्टर और साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर लॉगिन कर इसका इस्तेमाल आपके रजिस्ट्रेशन के समय किया था। उसके अपने खुराक 2 विवरण के सामने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र टैब पर क्लिक करें। आपको अपनी जन्म तिथि और पासपोर्ट नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट कर क्लिक करना होगा। वैकल्पिक रूप से आप खाता विवरण पृष्ठ पर एक मुद्दा उठाएं टैब पर क्लिक कर सकते हैं। विदेश यात्रा के लिए जो टीकाकरण प्रमाण पत्र पासपोर्ट विवरण आपने दिया है, आपको सदस्य चयन करना होगा, जन्म तिथि और पासपोर्ट नंबर दर्ज करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करके आप ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपना अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र कहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ? आप इसे खुराक 2 जो सेकंड डोज है उसके विवरण के खिलाफ जो शो सर्टिफिकेट विकल्प के तहत इंटरनेशनल ट्रेवल सर्टिफिकेट टैब का उपयोग करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपना अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र कब डाउनलोड कर सकती हूँ? आपके अनुरोध के 2 घंटे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रमाण पत्र तैयार हो जाता है। इसके लिए आवेदन करने के 2 घंटे बाद आप अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीकाकरण से होने वाले दुष्प्रभाव के मामले में मैं किससे संपर्क करूं? आप जो हेल्पलाइन नंबर है जो भारत सरकार का 1123978046 जो टोल फ्री नंबर है 1075, टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए 0120447322, सलाह के लिए आप उस टीकाकरण केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं जहां आपने टीका लगाया है। कोविन पोर्टल में कोई मुद्दा कौन उठा सकता है? कोविन पोर्टल में जो मुद्दा उठाते हैं मुख्य रूप से कम जो एक खुराक प्राप्त कर लिया, अर्थात कोई भी लाभार्थी जो कोविन पोर्टल में टीका लगाया हो वो मुद्दा उठा सकता है, वो आवाज उठा सकता है, वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं कोविन से संबंधित कोई मुद्दा या प्रश्न कहाँ उठा सकती हूँ? आप अपने कोविन खाते में साइन इन कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर एक मुद्दा उठाएं टैब आता है, उसमें रेज इशू जिसको हम बोलते हैं, वो रेज इशू ऑप्शन में जाकर के आप वहाँ पे अपने जितने भी प्रश्न हैं आप उसमें उठा सकते हैं। कोविन पर किस प्रकार के मुद्दे उठाए जा सकते हैं? आप कोविन पर जो रेज इशू है उसमें आप नाम, आयु, लिंग, फोटो आईडी के संबंध में प्रमाण पत्र में सुधार कर सकते हैं। 2 खुराक के एक प्रमाण पत्र विलय कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, अलग अलग अगर बना हुआ है तो। टीकाकरण प्रमाण पत्र में पासपोर्ट विवरण जोड़ सकते हैं। कोविन खाते में पंजीकृत किसी अज्ञात सदस्य की रिपोर्ट को आप हटा सकते हैं। पंजीकृत सदस्यों को दूसरे खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये फाइनल सर्टिफिकेट का पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। किसी मुद्दे को कैसे उठाया जाए इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जो है आप जो URL है productcdn.prepro.co.in इसमें आप जो है जो गाइडलाइन पर देख सकते हैं, जो ग्रीवेंस गाइडलाइन PDF है, इसमें विस्तृत दिशा निर्देश आपको इस लिंक पे दिया गया है। कोविन पोर्टल समस्या समाधान में कितना समय लेता है? पोर्टल में उठाए गए सभी मुद्दों को 24 घंटे के भीतर हल कर दिया जाता है। लाभार्थी केवल एक बार अनुरोध किए जाने के बाद एक मुद्दा उठाएं। टैब के बगल में ट्रैक या अनुरोध टैब पर क्लिक करके उठाए गए मुद्दों की स्थिति को जानकारी प्राप्त कर सकता है। मैं उन मुद्दों को कहां से उठा सकती हूं जो Q69 में ऊपर उल्लिखित श्रेणियों के तहत सूचीबद्ध नहीं है? जो आपने अभी प्रश्न पूछा है, जो प्रश्न 69 में आपने जो बात कही है, यदि कोई समस्या है, शिकायत ऊपर जो लिखित 5 श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आती है तो लाभार्थी जो संपर्क नंबर दिए गए हैं जैसे हेल्पलाइन नंबर 1123978046, तकनीकी हेल्पलाइन 0120447322, हेल्पलाइन ईमेल आईडी जो support@cowin.gov.in पे भी अपने प्रश्न का जवाब जान सकते हैं।
तो आपने इस प्रकार से कोविन के बहुत सारे सवालों के जवाब आपने आज जानने की कोशिश किया है। आपने बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछे हैं और कोविन इन सभी प्रश्नों का जवाब FAQ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के तहत इंग्लिश में कोविन पोर्टल में दिए गए हैं। हमने उसको सरलीकरण तरीके से हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर जानकारी देने की कोशिश की है। cowin.gov.in में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको, जब आप भारत सरकार की पोर्टल में जब जाएंगे, जो कोविन पोर्टल जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि सबसे अंत में FAQ दिया हुआ है, जहां आप जा कर के इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट में 73 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड 7 क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन शेड्यूल से रिलेटेड 10 to 16 है, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट के जो है सीरियल नंबर 18 से 44 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन से रिलेटेड 45 से आपको 54 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वैक्सीन सर्टिफिकेट से रिलेटेड 55 to 67 सीरियल नंबर तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट के लिए जो है 68 नंबर का क्वेश्चन है। साथ ही साथ रेज एंड इशू के लिए 69 to 73 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 73 FAQ यहाँ पे दिए गए हैं, जिसका हम सरल तरीके से हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास किया है। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।